आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो ये देखिए, ये किसके कारण पनपता है? तो ये आपका आयोडीन के कमी के कारण पनपता है, क्योंकि जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो आपका घेघा रोग पनपता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे में समझिएगा। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बदलने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, और आयोडीन की कमी से होने वाला मतलब आयोडीन जब कम होता है तो यहाँ पे जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम बनता है, जिससे ग्रंथि क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है, मतलब सूज जाती है। इसी जो सूजता है उसी को हम लोग घेघा या ग्लगंड कहते हैं। समझ गए? इसको गले में आपको ज्यादा दिखाई देगा। अगर हम इसके बारे में और जाने तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है आयोडीन युक्त नमक का नियमित रूप से उपयोग करना है। और ये बीमारी बच्चों में गंभीर कमी से, अगर आयोडीन की ज्यादा कमी है बच्चा में तो आपको बौनापन हो सकता है और मानसिक विकास में भी रुकावट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। आइए ध्यान देते हैं। कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद आप ध्यान रखिएगा, अमीबा में पाया जाता है। देखिए, कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। अमीबा के जो कोशिकीय द्रव होता है वो अस्थायी प्रबंधन होता है। यह दो काम करता है, पहला चलने और फिरने के लिए ये आपका कुटपाद काम करता है, दूसरा भोजन पकड़ने के लिए भी कुटपाद काम करता है। ये भोजन को पकड़ के इस प्रकार से अमीबा होता है, अमीबा में इस प्रकार से कुटपाद बनता है ऐसे, और यहाँ पे भोजन आता है तो भोजन इसको क्या करता है, अंदर अपने अंदर डाल लेता है, घेर करके चारों तरफ से घेरता है, फिर अपने अंदर डाल लेता है। ये भोजन रिक्तिका बनाता है। ये अगर आप परमीशियन में देखिए तो रोमनोव होता है, और यूग्लिना में देखें तो कसाभी से गति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसमें से वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम जो होता है वो आपका लाइपेज होता है। आपको ध्यान रखना है, लाइपेज जो होता है वसा पर काम करता है। आप यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से। लाइपेज वसा को अम्लीय और ग्लिसरोल में तोड़ देता है। एक और बात वहाँ पे लिखा हो पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है वो मंड को स्टार्च और में माल्टोज में तोड़ देता है। और अग्नाशय लाइपेज, ये जो वसा पाचन का सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। ये जो अग्नाशय से जो लाइपेज निकलता है ये वसा को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? तो देखिए, मृतजोवी जो होता है उस सड़े गले पदार्थों पर उपजता है। तो इसमें आप सड़े गले पदार्थों पर कौन होता है? तो आप गोबर छत्ता को कह सकते हैं, इसी को मशरूम भी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? ये सड़े गले पदार्थों पर जन्म लेता है। आगे आप ध्यान दीजिएगा, मृतजीवी के बारे में ध्यान दीजिए। मृतजीवी जो होता है ये मृत सड़े गले जैविक पदार्थों पर अपना भोजन बनाता है, जैसे गोबर छत्ता जिसमें उसमें था एक प्रकार का कवक होता है जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही उगता है। ये बाहर एंजाइम छोड़ते हैं और बचे हुए पदार्थों को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अमरबेल है। अब अमरबेल जो होता है ये परजीवी का उदाहरण होता है, किसी भी पौधा पे रहता है। और ये जो अमीबा होता है ये प्राणी संपोषण, इसमें मनुष्य भी आता है, इस पर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कवक पोषक चक्र में विघटन को कम करता है, ये बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार के अभिक्रिया द्वारा होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, भोजन का पाचन किस प्रकार के अभिक्रिया द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भोजन का पाचन किस प्रकार के अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है अपचयन अभिक्रिया द्वारा। इसमें आगे देखिएगा,
देखिए, ये जो पाचन है ये जल का अपघटन पानी की सहायता से बड़े अणुओं को के मतलब बंध को तोड़ते हैं। और प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में टूटता है। वसा जो होता है बसीय अम्ल या बसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल में टूटता है। जो मंड होता है वो ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। एंजाइम इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से करती है और जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 23, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं और बच्चा में दांत 20 होते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए, वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। जो इसमें कर्तनक दांत होते हैं वो 8, भेदन 4, अर्ध चवर्णक 8 और चवर्णक आपका टोटल 12 होते हैं। ये आपका 2 1 2 3 ये वाला रूल लगता है। टोटल 32 दांत होते हैं। 2 1 2 3 मतलब 2 ये 16 ऊपर और 16 नीचे है। और बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं। अकल के दांत जो होते हैं 4 होते हैं, जो चवर्णक दांत से बहुत बाद में निकलते हैं, काफी एज के बाद निकलते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 24 में कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो अभी बताए थे इसका एग्जांपल ये होता है मृतजीवी पोषण। कवक में मृतजीवी पोषण पाए जाते हैं और इसका उदाहरण गोबर छत्ता, मशरूम ये सब होता है। अब ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए, कवक में पर्णहरित नहीं होता, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं है। पर्णहरित का मतलब आपका क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल इसमें नहीं होता, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कवक जो होता है मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण करता है, इसलिए इसको हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ये बाहर पाचक रस छोड़ते हैं और बचे हुए पदार्थ को सोख लेते हैं। कुछ कवक परजीवी भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कवक भी होते हैं जो दूसरे जीव पे निर्भर करते हैं, जैसे मतलब उस पे रहते हैं। जैसे गेहूं में लगने वाला रतुआ जो रोग है वो परजीवी है मगर कवक। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कहता है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, पीत रस आपका यकृत से स्रावित होता है। समझ गए, यकृत से स्रावित होता है पीत रस। आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पीत रस यकृत को कलेजा लीवर कुछ भी बोलते हैं, इसमें पीत रस यहाँ से निकलता है जाकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है। भोजन करने पर यह ग्रहणी मतलब छोटी आंत का पहला भाग में आता है। पीत वसा का पाइसीकरण करता है और बड़ी बड़ी बूंदें छोटी छोटी हो जाती है इस पीत रस के मिलने के बाद। पीत में एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये पाचन में बहुत ज्यादा सहायक करता है। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछे कि बताइए शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो आप बताएंगे यकृत होता है, लीवर होता है या कलेजा भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न। आइए, प्रश्न नंबर 26 है आपका कि गोबर छत्ता किस प्रकार के जीव है। तो अभी हम आपको बताएं, गोबर छत्ता एक मृतजीवी कवक है ना। अब ध्यान रखिएगा, एक मृतजीवी कवक है। इसमें आपको बताएं कि गोबर छत्ता कहिए चाहे मशरूम कहिए, एक प्रकार का कवक है। यह मृत लकड़ी, खाद, गोबर आदि पर उगते हैं। ये मृतजीवी होते हैं। इसका धागे नुमा जाल माइसेलियम जिसको कहते हैं, ये जमीन के अंदर होता है और विघटन का ये काम करता है, प्रकृति में पोषक चक्र बनाए रखता है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 27 पे। प्रश्न नंबर 27 है कि दूध में से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है, आपको समझिएगा। दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसका आंसर होता है किण्वन। ये किण्वन की अभिक्रिया होती है। समझ गए, आगे चलिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी बात जानते हैं इसके बारे में। देखिए, किण्वन जो होता है इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है और फिर लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध आपका क्या होता है, जम जाता है। मतलब दूध जब जमता है उसी को हम लोग दही कहते हैं, वो दही बन जाती है। अब ध्यान दीजिएगा आगे,
दही बन जाती है। यह जो है मतलब ऑक्सीजन के बिना ये क्रिया होती है। और इसमें आपका अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं किण्वन वाला, जैसे कि आपका डबल रोटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। आप शराब भी आपका किण्वन वाला विधि से ही बनता है, इससे इथेनॉल बनता है। आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 28। आइए 28 ध्यान दीजिएगा। 28 कहता है दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो दांत का सबसे कठोरतम भाग इनामेल होता है। ठीक है, दांत जो होता है दो भागों में बटा रहता है। ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं और निचली वाला परत को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। तो आपको याद रखना दांत का सबका कठोरतम भाग कौन सा होता है? को इनामेल होता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए, मुख्य बात। आइए देखिए, इनामेल जो होता है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यह दांत की सबसे बाहरी परत होती है। 96% इसमें कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और डेंटाइल जो होता है इनामेल के अंदर रहता है और थोड़ी कठोर होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 29